Hello and good morning to all. Welcome to Prep IS. So in this video we are going to discuss the today's current affairs that is 20 दिसंबर 2023. तो मैं हूं प्रशांत और फिर से हम स्टार्ट करते हैं आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके साथ। ओके, तो सबसे पहले हमें जो न्यूज डिस्कस करना है दैट इज सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम द पार्लियामेंट। ओके, तो ये हमें आज पहले डिस्कस करना है न्यूज इसके रिगार्डिंग। ऑफकोर्स दिस इज अ कंसर्निंग न्यूज फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एज सच। ओके, there is a behavior both from the ruling party as well as the opposition party that is not good for the democracy, so we'll discuss that particular point of view also, as well as हमें डिस्कस करना है कौन से रूल्स के अंडर यहाँ डिस्कस किया जाता है ये सस्पेंशन होता है। ओके, फिर हमें डिस्कस करना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वाराणसी की, उसके रिस्पेक्ट में हमें ये एक्ट डिस्कस करना है। अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, इंडियन साइंस कांग्रेस, एक स्मॉल न्यूज है कि इंडियन साइंस कांग्रेस क्या होता है। ओके, इसके जो रिसेंट होस्ट थे इंडियन साइंस कांग्रेस के, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है इसको होस्ट करने से, सो विल डिस्कस दैट। फिर ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये GS3 आपका पेपर जो है इकोनॉमी का, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। FCI की स्कीम है ये, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो अगेन दीज आर स्मॉल न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और एडिटोरियल सेक्शन में आज मुझे एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज्यादा लगा, दैट इज टैक्स टैक्स ऑन हाई फैट शुगर सॉल्ट। ओके, तो हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड्स जो होते हैं इस पे टैक्स क्यों इंपोज करना चाहिए, व्हाट आर इश्यूज एसोसिएटेड विद द हाई फैट शुगर सॉल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट आपके हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक जो है हमारे। ओके, ये यहाँ है डिस्कस किया गया है। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज सस्पेंशन ऑफ द मल्टीपल एमपीज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो हो क्या रहा है, अब आपको आप सारे लोग न्यूज पढ़ ही रहे हो, ये कि लास्ट कुछ दिनों से आफ्टर द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हैड हैपेंड, जो हमने कवर किया था हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स क्लास में। ओके, तो पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो पैंडेमोनियम इज देयर, कि अपोजिशन एमपीज दे आर डिस्कसिंग दी, दे आर हैविंग दिस डिमांड टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर इशू, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट। ओके, हाउएवर स्पीकर जो है उस पर्टिकुलर मोशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है वो भी हमने हमारे पहले क्लासेस में देखा था। ओके, तो इस वजह से क्या है कि पार्लियामेंट में जो काम है वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। ओके, सो इवन अपोजिशन से भी काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, तो उस केस में होता क्या है कि लास्ट कपल ऑफ डेज यू विल फाइंड राज्यसभा से लोकसभा से मल्टीपल एमपीज आर गेटिंग सस्पेंडेड। ओके, और कल तक अगर ये नंबर आप देखना तो टोटल 141 अपोजिशन एमपीज अपोजिशन साइड से दे आर गॉट सस्पेंडेड। राज्यसभा चेयरमैन ने राज्यसभा से और लोकसभा के स्पीकर्स ने जो है ये ऐसे 141 एमपीज टोटल राज्यसभा और लोकसभा मिला के इनको सस्पेंड किया है। ओके, एंड अगेन दिस हैज बिकम अ वेरी बिग न्यूज। अब यहां अगर देखा जाए तो आपको जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, बिकॉज इतनी बड़ी मात्रा में जब एमपी सस्पेंड होते हैं तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए या ओवरऑल डेमोक्रेसी में अपोजिशन उसके लिए सही नहीं होता है। एट द सेम टाइम अपोजिशन का भी बिहेवियर ये इसमें क्वेश्चनेबल है, कि जहां एक कल वीडियो आया था कि जिसमें दिस अपोजिशन एमपीज दे कम आउट ऑफ द हाउस और फिर वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका मिमिक्री करता है। ओके, एक अपोजिशन पार्टी की एमपी है, ही हैड डन अ मिमिक्री ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट वाज बीइंग फिल्म्ड बाय अनदर अपोजिशन लीडर। सो इवन दैट बिहेवियर वाज नॉट गुड। एट द सेम टाइम इतने ज्यादा एमपीज को सस्पेंड करना भी कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो दोनों साइड से देयर शुड बी अ बेटर बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द सिटीजन। बट एनीवेज दैट इज वन पॉइंट। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखना है तो सस्पेंशन ऑफ एमपीज जो पार्लियामेंट में होता है ये कैसे होता है, हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं पार्लियामेंट के, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ओके, और फिर उसके बाद स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनकी मेन ड्यूटी है टू क्रिएट द ऑर्डर इन द हाउस। हाउस का फंक्शन जो है स्मूथली होना चाहिए, दैट्स व्हाई दे शुड क्रिएट मेंटेन द ऑर्डर इन द हाउस ओवर हियर। ओके, तो अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज हैविंग डिसऑर्डरली कंटेंट, तो उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास कुछ पावर होती है। एक तो उनको हाउस से बाहर निकाल सकते हो या फिर उनको कह सकते हैं, उनका सस्पेंशन कर सकते हैं। Okay, but how this suspension is governed? This suspension is not governed by the Constitution of India, but rather by the rules of procedure and conduct to govern the suspension. Okay, तो जो rules of procedure और conduct जो होते हैं हाउस के, इसके थ्रू सबसे पहले ये सस्पेंशन होता है, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे प्रोविजन नहीं।
ओके, तो लोकसभा जो स्पीकर है, और लोकसभा में सस्पेंशन कैसे होता है, दैट विल हैपन थ्रू मल्टीपल रूल्स। जैसे एक रूल 373 है लोकसभा का। ओके, ये क्या कहता है कि इफ अकॉर्डिंग टू स्पीकर अ पर्टिकुलर मेंबर ओके इज हैविंग ग्रॉसली डिसऑर्डर कंटेंट, अगर उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर मेंबर है और उसका जो कंडक्ट है ये अच्छा नहीं है, वहां पार्लियामेंट में डिस्टर्बेंस वो ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर एमपी को वो कह सकता है कि यू शुड विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस। ओके, यहाँ सस्पेंशन नहीं किया गया इस रूल के अंडर। इस रूल के अंडर ये पावर दी गई स्पीकर को कि वो ऑर्डर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एमपी को आप हाउस से अब निकल जाइएगा। ओके, सो फॉर दैट पर्टिकुलर डे देन दैट एमपी कैन नॉट अटेंड द सेशन ऑफ द हाउस। फिर उनको कंप्लीट उस डे के लिए उनका हाउस से विड्रॉ किया जाता है, कहा जाता है कि आप यहां से निकल जाओ। तो वो सस्पेंशन नहीं है, बट उस डे के लिए। अगर फर्दर ऐसा होगा कि उस एमपीज का एक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बिहेवियर जो है और भी खराब है, ज्यादा डिसऑर्डरली है, तो उस केस में आता है रूल नंबर 374, और इसके अंडर होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन दो टाइप का होता है, एक ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है और दूसरा सस्पेंशन थ्रू मोशन होगा। ओके, तो पहले क्या होगा कि लेट्स से देयर आर सर्टेन एमपीज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, ये एमपीज का बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है, तो स्पीकर क्या करते हैं, उनका नेम जो है ये डिक्लेयर करते हैं कि दीज आर दी एक्चुअली एमपी। ओके, और फिर उसके रिगार्डिंग एक मोशन इंट्रोड्यूस होती है। ओके, और फिर उसके बाद सस्पेंशन होता है। तो यहाँ ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर इज गोइंग टू नेम दिस पीपल एंड देन मोशन इज इंट्रोड्यूस और फिर सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन इज ऑल्सो गिवन इन दिस रूल, एंड व्हाट इज दैट, फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। ओके, तो अगर इस सेशन में वो सस्पेंशन हुआ है तो इसी सेशन के पीरियड में ही उनका सस्पेंशन हुआ, नेक्स्ट सेशन के लिए सस्पेंशन नहीं है। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज रिमाइंडर ऑफ द सेशन। ओके, या फिर उसमें स्पेसिफाई किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, लेकिन मैक्सिमम रिमाइंडर ऑफ द सेशन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, फाइन। इसी तरीके से अब मैंने कहा कि सस्पेंशन दो टाइप से हो सकता है, एक है कि जो मोशन के थ्रू होता है, वेयर स्पीकर विल नेम द पीपल। ओके, दूसरा होता है ऑटोमेटिक सस्पेंशन, जो होता है आपके रूल नंबर 374 ए से, जहां स्पीकर क्या करते हैं, इफ देर आर सच चार्जेस, काफी ग्रॉस वायलेशन के चार्जेस है, काफी सेवियर चार्जेस है अगेंस्ट एमपी। ओके, तो उस केस में स्पीकर विल सिंपली नेम दैट पर्टिकुलर एमपी, उनका नेम ही विल कॉल आउट। ओके, और फिर दैट पर्टिकुलर एमपी विल स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, फिर वहां मोशन को इंट्रोड्यूस नहीं होती। ओके, ऑटोमेटिक यहां सस्पेंशन होता है। और कितने दिन तक होता है ये, मैक्सिमम 5 डेज, 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज। ओके, और रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच इज लेस, ऐसा है कि रिमेनिंग डेज ऑफ सेशन बस 3 डेज है। ओके, तो 3 डेज के लिए होगा। अगर ऐसा हो सकता है कि रिमेनिंग सेशन के डेज अभी 10 डेज रिमेनिंग है उस सेशन के, तो फिर उस केस में मैक्सिमम 5 डेज होगा। ओके, सो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज और रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच सेवर इज लेसर। ओके, ये हुआ लोकसभा के बारे में यहाँ पे। उसी तरीके से राज्यसभा स्पीकर के पास भी उस तरीके से पावर है। रूल 2255 ऑफ द राज्यसभा ये क्या कहता है कि चेयरमैन जो है डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी एमपी को टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस, कि उस डे के लिए वो हाउस से निकल जाए बाहर, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिमिलर वे रूल 255 के अंडर ऑटोमेटिक सस्पेंशन का पावर तो नहीं है, लेकिन पावर दिया गया हो सस्पेंशन का, ऑटोमेटिक सस्पेंशन का यहां पावर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर मोशन के थ्रू सस्पेंशन का पावर दिया गया है, जहां सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, और आगे सस्पेंशन का अगेन स्पीकर के पास पावर है रूल 256 के अंडर। ओके, कि यहां अगेन सस्पेंशन जो है लोक राज्यसभा के स्पीकर यहां कर सकते हैं एमपीज का। तो यहां 255 रूल, 256 रूल्स, ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स है दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। सस्पेंड होता है मेंबर मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कि सस्पेंशन और रिमूवल में अलग एस्पेक्ट होता है। सस्पेंशन ये टेम्पररी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग है कि सस्पेंशन मतलब ऐसा नहीं कि उनकी मेंबरशिप चली गई, इट डजंट मीन दैट टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप। सस्पेंशन मतलब उस रिमाइंडर सेशन में, ओके, मैक्सिमम वो पीरियड रिमाइंडर सेशन में दे कैन नॉट अटेंड दी प्रोसीडिंग हाउस। ओके, सो वो कोई इंटर नहीं कर सकते चेंबर में, अटेंड नहीं कर सकते मीटिंग ऑफ द कमिटीज, कमिटीज की मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकते, हाउस का पर्टिकुलर जो भी सेशन चल रहा है उसको अटेंड नहीं कर सकते। ओके, दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर द डिस्कशन या सबमिशन, कोई नोटिस नहीं दे सकते हाउस को कि कोई डिस्कशन करना है इसके लिए। फाइन, if they have asked any question, if a member has asked any question to the minister, so they also lose their right to get reply. Okay,
तो ऑफकोर्स राइट टू गेट, उनका राइट होता है कि उनको रिप्लाई मिले उस क्वेश्चन का, लेकिन दैट राइट ऑल्सो दे लूज। ओके, सो दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर रिगार्डिंग दी क्या होती है चीजें टर्म्स ऑफ सस्पेंशन में। तो क्या रिमूवल नहीं होता है या मेंबरशिप नहीं चली जाती है, ये आपसे सबसे पहले याद रखना है। ओके, चलो, और दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स नहीं है इसमें, द रूल्स आर देयर रूल्स ऑफ द हाउस। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ आते हैं। ओके, क्या कोर्ट ने कुछ अपने रूलिंग्स दिए इसके रिगार्डिंग? देखिए, एज सच तो हमारा आर्टिकल 122 क्या कहता है? ओके, कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, कि पार्लियामेंट में कोई भी एमपी कुछ कहता है, कुछ प्रोसीडिंग्स होती है, तो ये कोर्ट में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, लेकिन ऐसे कुछ केसेस पहले हुए हैं कि जिस केसेस में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवेंड इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, उस प्रोसीजर के बारे में कुछ इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसका एक एग्जांपल है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में 2021 में 12 अपोजिशन में एमएलएस का, मतलब 12 वहां बीजेपी एमएलएस थे जो अपोजिशन में थे उस वक्त। ओके, और इस 12 अपोजिशन एमएलएस का जो है सस्पेंशन हुआ था। फाइन, तो उस वक्त द केस वेंट टू कोर्ट, और कोर्ट ने क्या कहा कि ये सस्पेंशन जो है लाइफ टाइम या फिर 1 साल 2 साल ऐसा नहीं हो सकता, ये सस्पेंशन मैक्सिमम रिमाइंडर ऑफ द सेशन का जितना ड्यूरेशन है उसके टाइम पे हो सकता है। तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है उस पर्टिकुलर केस में, ओके, कि सस्पेंशन विल हैपन ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ सेशन, ये 1 साल 2 साल ऐसे आप नहीं कर सकते इसमें। ओके, फाइन, सो ये एक जजमेंट आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए फॉर द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। okay, so why we are discussing this particular act now you know that already there is a Gyanvapi case that is going on in the court। okay, तो ज्ञानवापी केस क्या है? ये ज्ञानवापी मॉस्क की एक्चुअली केस है। कहां पे? ये वाराणसी में। ओके, सो वाराणसी में देयर इज दिस ज्ञानवापी मॉस्क, और इस ज्ञानवापी मॉस्क का कैरेक्टर ओरिजिनली ये हिंदू टेम्पल का है, ऐसे हिंदू पक्ष का क्लेम है कि ये ज्ञानवापी मॉस्क जो है ये ओरिजिनली एक हिंदू टेम्पल था। ओके, दिस हिंदू टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड, और फिर वहां पे यहां मॉस्क बनाया गया है। ओके, तो जैसे अयोध्या के बारे में हुआ था कि वहां फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस टेम्पल बिफोर, ओके, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया, वहां मॉस्क बनाया गया, तो उसके रिगार्डिंग केस चला, और फिर अयोध्या में वहां टेम्पल बनाने का, राम टेम्पल जो है ये ऑर्डर दिया गया था। तो सिमिलर वे देयर वाज अ केस व्हिच वाज फाइल्ड रिगार्डिंग द ज्ञानवापी मस्जिद आल्सो, कि जो हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ टेम्पल है एक्चुअली। ओके, ओके, लेकिन इस टेम्पल का मॉस्क यहाँ क्रिएट किया गया है। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्लेस का व्हाट इज द रिलीजियस कैरेक्टर, मतलब क्या ये टेम्पल है या फिर ये मॉस्क ही है, इसको डिसाइड कोर्ट ने करना चाहिए, इसलिए देयर इज अ केस, जैसे राम मंदिर के केस में किया गया था। ओके, इसलिए एक्चुअली क्या है, यहां केस फाइल की गई है। हाउएवर, इस केस को फाइल करने के बाद उस केस पे ऑब्जेक्शंस लिए गए अपोजिशन द्वारा। क्या ऑब्जेक्शन लिया गया? ये कहा गया कोर्ट को कि यू शुड रिजेक्ट दिस केस ऑल टुगेदर, आगे हियरिंग ही ना होनी चाहिए इस केस की, इस केस को एडमिट ही कोर्ट ने नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या करता है? ऐसे सारे केसेस को फाइल करने से प्रोहिबिट करता है। कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करना प्रोहिबिट करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस केस शुड नॉट बी एडमिटेड एट ऑल। जो अभी उसका रिलीजियस कैरेक्टर है मॉस्क के वहां पे, वैसे ही ये कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, हाउएवर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ये केस जो है एडमिट होना चाहिए, इसका हियरिंग आगे होना चाहिए। ओके, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भले ही अगर दिया हो, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर जो है केस एडमिट होना चाहिए एक्चुअली, इसका आगे हियरिंग होना चाहिए। दैट इज द जजमेंट दैट इज गिवन बाय द इलाहाबाद कोर्ट। हाउ डिड कोर्ट कम टू दिस कंक्लूजन? विल डिस्कस दैट। लेकिन उससे पहले मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इस तरीके से, या अपोजिशन ने क्यों कहा कि इस तरीके के केसेस एडमिट नहीं होने चाहिए, उसके लिए हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखना चाहिए। ओके, सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक्चुअली करता क्या है? ओके, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पास हुआ था 1991 में, ओके, ये एक्ट बेसिकली कहता है कि जो भी किसी भी अगर रिलीजियस प्लेस है इंडिया में, ओके, और उस प्लेस का जो भी कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 में था, वही कैरेक्टर उसका कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब लेट्स से देयर इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस, जहां आपका मॉस्क, कोई कहता है कि वहां मॉस्क है, मॉस्क कोई कहता है कि वहां मंदिर था पहले, लेकिन वहां एक्चुअली मॉस्क बनाया गया है, और आज जो करंट टाइम पे उस वही मॉस्क एक्चुअली है। ओके,
तो अगर 15 अगस्त 1947 से पहले वहां मॉस्क था या डेट ऑन 15 यहाँ मॉस्क है, तो वही कंटिन्यू होना चाहिए। फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। भले ही आपको लगता है कि यहाँ पहले मंदिर था, उसके आपको एविडेंस मिलते हैं, तो उसके खिलाफ केसेस एक्चुअली कोर्ट में नहीं जाएगी या कोर्ट एडमिट नहीं करेगा। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर एक्ट फ्रीजेस द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, लेकिन किस तरीके का, जो 15 अगस्त 1947 पे था वही उसका रिलीजियस कैरेक्टर रहेगा। अगर मॉस्क है तो मॉस्क ही रहेगा, मंदिर हो तो मंदिर रहेगा, उसके रिगार्डिंग अपील मत करो कोई, इसको चेंज कर दो। सो बेसिकली ये कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप को बैन करता है। फिर रिलीजियस आइडेंटिटी होती है प्लेस ऑफ वर्शिप को, इसको सेम ही रखता है जो 15 अगस्त 1947 में थी। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। तो सर आप कहोगे सर फिर ये अयोध्या टेम्पल के बारे में कैसे कोर्ट ने केस एडमिट किया, राइट? और फिर वहां कैसे ये कैरेक्टर इस तरीके से चेंज किया गया? तो उस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस है। कौन से एक्सेप्शंस है? दोज प्लेसेस ऑफ वर्शिप which are under ancient monument and archaeological sites and remain act. ओके, अगर इस एक्ट के अंडर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्व करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये प्लेसेस इसमें एक्सेप्शन, इसके रिगार्डिंग केसेस हो सकती है। ओके, जो डिस्प्यूट्स ऑलरेडी रिजॉल्व थे 1991 से पहले, जो जब एक्ट इनैक्ट हुआ था, एक्ट इनैक्ट होने से पहले जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका था, तो उसको इसमें नहीं लाया जाएगा। और राम जन्मभूमि बाजरी मस्जिद जो अयोध्या की केस थी, ये भी इसमें एक्सेप्शन रखी गई थी। ओके, तो आपको इस एक्ट के लॉजिक से अनुसार अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अगर आप केस अभी लाते हो, तो ये बैन, कोर्ट ने इसको रिजेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन। व्हाई? बिकॉज दिस एक्ट से कि वाट एवर देयर वाज प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो भी उस वक्त नेचर था, वहां मस्जिद था 1947 में 15 अगस्त, तो वैसे ही कंटिन्यू आगे होना चाहिए। ओके, भले ही लेट से आपके पास एविडेंसेस हो कि ये मंदिर था पहले, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन ऑब्वियस एविडेंसेस रिगार्डिंग दैट, बट कोर्ट डिसाइड करेगा। आई एम नो वन टू डिसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, फाइन। तो कोर्ट ने कहा है कि देखो ऐसा एक्ट में है, हालांकि ये एक्ट जो है इस तरीके से ब्लैंकेट बैन नहीं लगाता है। व्हाट कोर्ट हैज बेसिकली सेड इज दैट कि देयर इज नो एब्सोल्यूट बार ऑन लिटिगेंट्स टू अप्रोच द कोर्ट इन ऑर्डर टू डिसाइड द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस। ऐसा कोई कंप्लीट बार नहीं है। ओके, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर कैसा है, ये अल्टीमेटली वहां के एविडेंस से हमें पता चलेगा। ओके, तो इसलिए हमें वो केस एडमिट करके वो सारे एविडेंसेस हमें देखने पड़ेंगे केस बाय केस बेसिस। ओके, और कोर्ट 1991 के एक्ट के बारे में भी कहता है कि 1991 के एक्ट में भी आगे लिखा हुआ है उसके सेक्शन 3D में, ओके, कि कन्वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस ये 1947 से काफी पहले हो चुका है। 1947 के काफी पहले एक्चुअली यहाँ अगर मंदिर था तो मॉस्क बनाया गया, मॉस्क या मंदिर बनाया गया, तो ऐसे केसेस हम एडमिट कर सकते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर सारे न्यूज में आपको मेनली प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसकी प्रोविजन याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। और हम इन आवर क्लास वी आर एक्चुअली कवरिंग द मल्टीपल सॉर्ट ऑफ न्यूज ओवर हियर। ओके, फाइन। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमने काफी डिटेल में न्यूज देखी। अब एक स्मॉल न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग दी साइंस कांग्रेस। अब ये साइंस कांग्रेस की न्यूज क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। वी शुड बी नोइंग व्हाट इज इंडियन साइंस कांग्रेस। तो इंडियन साइंस कांग्रेस क्या है? ऑफ कोर्स इट्स अ एनुअल कॉन्फ्रेंस वेयर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है दैट कम्स टुगेदर, ओके, एंड डिस्कस साइंस ओवर देयर। साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक विजन है, ये सारा वहां डिस्कस होता है। ओके, टीचर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स वो सारे वहां आ सकते हैं। ओके, तो जनरली इंडियन साइंस कांग्रेस एक काफी बड़ा साइंटिफिक इवेंट होता है इंडिया में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये इसको इनॉग्रेट करते हैं। ओके, तो हु ऑर्गेनाइजेस दिस? इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है ये 1914 में एस्टैब्लिश हुआ है और करंटली ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ओके, सो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेस इंडियन साइंस कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है हमारे। ओके, तो ये इंडियन साइंस कांग्रेस जो है ना, ये कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फर्स्ट ऐसा कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया था 1914 में ही। ओके, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है कोलकाता की, वही एक्चुअली ये 1914 में एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फर्स्ट टाइम इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1940, दैट आल्सो यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, और इस इंडियन साइंस कांग्रेस के अंडर फिर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग साइंस, अर्थ सिस्टम के रिगार्डिंग साइंस, इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग साइंस, मैथमेटिकल के रिगार्डिंग साइंस, ऐसे मल्टीपल अराउंड 14 डिफरेंट सेक्शंस इस कांग्रेस के अंडर जो है कवर किया जाता है।
ओके इस बार इसका न्यूज यही था कि जो यूनिवर्सिटी इसको ऑर्गेनाइज करने वाली थी उस यूनिवर्सिटी ने लास्ट मिनट क्या है इससे विड्रॉ किया है ऑर्गेनाइजेशन के इससे, दैट्स ऑल। ओके बट ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू गेट ऑर्गेनाइज, जनवरी में जनरली ऑर्गेनाइज होता है। ओके नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज, और इसमें हमें डिस्कस करना है OMSS। ओके दैट इज योर ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। तो ये GS3 का इकोनॉमी का हम यहाँ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। वी आर कवरिंग मल्टीपल पेपर्स ओवर हियर। जैसे लास्ट जो है हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट यहाँ डिस्कस किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमी पार्ट ओवर हियर। ओके तो रिसेंटली FCI, ओके सो रिसेंटली हमारा जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसने सजेस्ट किया कि FCI ने क्या करना चाहिए, राइस जो है ये ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के थ्रू बेचना चाहिए। सी व्हाट FCI has basically said that rice should be sold by the FCI through open market sales scheme। कि ऑलरेडी देयर इज ओपन मार्केट सेल्स स्कीम अवश्य, इसके थ्रू इसने राइस सेल करना चाहिए। क्यों? बिकॉज राइस की प्राइसेस जो है ये बढ़ चुकी है इंडिया में। ओके और राइस का सप्लाई ओपन मार्केट में ज्यादा होगा, प्राइसेस बढ़ गई है ऑफकोर्स, तो अगर सप्लाई बढ़ेगा तो ये प्राइसेस कम हो जाएगी। ओके तो राइस का सप्लाई ओवरऑल ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्राइसेस को टेम्पर करने के लिए, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम्स के थ्रू यू शुड एक्चुअली सेल दी राइस इन दी ओपन मार्केट। दैट इज व्हाट FCI टोल्ड। FCI जनरली क्या करता है, FCI जनरली ओपन मार्केट में ना सेल करके ये PDS के थ्रू लोगों को देता है, राइट, इट इज थ्रू PDS। FCI का काम क्या है, FCI का काम है कि इस सारे धान को प्रोकर करना बाय गिविंग MSP। ओके और प्रोकर करने के बाद इसको PDS के थ्रू ये लोगों तक पहुंचाना। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल FCI विल टेक दिस फूड ग्रेन्स एंड विल गिव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट फिर ये पेयर फ्रॉस्ट शॉप्स के थ्रू PDS के थ्रू देते हैं लोगों को। ओके लेकिन ओपन मार्केट सेल स्कीम थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि रादर देन गिविंग फूड ग्रेन टू द PDS तो दिया जाएगा, वो तो उनका नॉर्मल प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ये मार्केट को भी बेचता है FCI। ओके तो ओपन मार्केट सेल स्कीम बेसिकली क्या होता है कि व्हाट एवर सरप्लस ऑफ व्हीट एंड राइस देयर विल बी द FCI। ओके दे विल सेल इट टू द ओपन मार्केट, ओपन ट्रेडर्स को यहां सेल करेंगे यहां पर। ओके क्यों? इससे फिर वो फूड उसका सप्लाई ज्यादा बढ़ जाता है। तो जनरली ई ऑक्शन के थ्रू होता है, ऑक्शन होता है इसका। ओके तो व्हीट का ऑक्शन जैसे होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड पे, यहाँ व्हीट का ऑक्शन होता है। ओके तो जनरली व्हीट एंड राइस का इसमें है सेल होता है ओपन मार्केट में, ताकि उसका सप्लाई यहाँ पे बढ़ पाए। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम है। ओके चलो, देयर इज अ क्वेश्चन, आई वांट यू टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ओके ये क्वेश्चन है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द FCI एंड देन PDS सिस्टम। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के रिगार्डिंग देयर इज अ क्वेश्चन ओवर हियर। इस क्वेश्चन को प्लीज आप पढ़ना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके तो फर्स्ट इसका सेंटेंस है फैमिलीज, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग व्हाट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके families coming under the below poverty line only are eligible to receive the subsidized food grain। ये क्या कह रहा है कि जो BPL फैमिली होती है, ओके यही बस इसमें सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है ये रिसीव कर सकती है। मतलब टारगेटेड फैमिली बस BPL फैमिलीज है, बाकी नहीं है। तो ये क्या सही है क्या? यू शुड एक्चुअली आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके सेकंड, एल्डेस्ट वुमन इन द हाउसहोल्ड ऑफ 18 years और अबव shall be head of the household for the purpose of issuance of the ration card। रेशन कार्ड जो है ये एल्डेस्ट वुमन ऑफ द हाउसहोल्ड के नाम से आपको मिलता है, अगर इफ शी इज 18 years and above। ओके दैट इज वन थिंग। एंड प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम रेशन कार्ड ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड 6 months thereafter। ओके तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ये जैसे मैं कुछ हमारी जो क्लासेस होती है कोर्स में, उसमें सोसाइटी सोशल जस्टिस के क्लास में इसको हम काफी डिटेल में कवर करते हैं। जैसे मैंने 3-4 दिन पहले क्लास था हमारा जो फाउंडेशन कोर्स का, उसमें ये क्लास काफी डिटेल में कवर किया था हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो वो स्टूडेंट तो जो फाउंडेशन कोर्स के हमारा हो गया वो इजीली इसका आंसर अभी दे सकते हैं। ओके चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, जिसमें हम आर्टिकल डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एन आर्टिकल रिगार्डिंग द हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड HFSS क्या है, हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड। आई गेस नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट इज हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड। ऐसा फूड है जिसमें फैट कंटेंट इज वेरी हाई, शुगर कंटेंट इज वेरी हाई एंड सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई।
और ये तीनों हाई होना किसी फूड में ऑफकोर्स इज नॉट गुड न्यूज फॉर अस इफ यू आर ईटिंग दैट फूड, राइट. दिस फूड इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. इट लीड्स टू मल्टीपल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल बर्गर इसमें आता है, चिप्स जो आप खाते हो, लेज. ओके, जिस लेज में सारा हवाई होता है एक्चुअली पैकेट में, आपको पता होगा, राइट. सो लेकिन इसमें वो थोड़े बहुत चिप्स जो आपको आते हैं, ठीक है, वो जो अब आप खाते हो, तो दिस इज ऑल हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड. ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स इसके. ओके, तो इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ. तो इसका कंजम्पशन कम हो, उसके लिए ये आर्टिकल एक सोल्यूशन देता है. व्हाट इज दैट सोल्यूशन? कि इसको टैक्स करना चाहिए हमने. आर वी नॉट टैक्सिंग दिस फूड? यस, ऑलरेडी टैक्सेस आर देयर, लेकिन ये टैक्सेस इस पे बढ़ाने चाहिए हमने. क्यों? ताकि फिर इसकी प्राइस बढ़ेगी. और इस फूड के रिगार्डिंग जो कंज्यूमर होता है प्राइस सेंसिटिव होता है, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ज्यादा होती है. ओके, तो ऑफकोर्स when you increase the tax of this, price will increase and less consumption will happen. That's the basic concept. Okay, that's the proposal over here कि टैक्सेस जो है इस पे आप ज्यादा इंपोज करो हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड पे. ओके, तो ये बेसिक पर्टिकुलर अगर समरी अगर मैं इस आर्टिकल की दो तो ये है. ओके, तो ये आर्टिकल क्या कहता है देखिएगा. देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन आर्टिकल विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम. व्हाट दिस आर्टिकल एक्चुअली सेज कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि 70% ऑफ मतलब नॉर्मल हमारा क्या होता, हमारा क्या कहना होता है, जो ओबेस पर्सन होते हैं, ओवरवेट पर्सन होते हैं, जनरली हाई इनकम कंट्रीज में होते हैं. लेकिन वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि 70% ऑफ द ओवरवेट एंड ओबेस पीपल लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया. और उसमें से लास्ट सम ईयर से देयर इज 55% राइज ऑफ इंक्रीज ऑफ सच पीपल इन रूरल एरिया. तो ये रूरल एरिया में भी परसेंटेज बढ़ रहा है और ओवरऑल मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज में एक्चुअली ओवरवेट पीपल अब ज्यादा हो रहा है. ओके, फाइन. सो जो कॉमन परसेप्शन ये गलत है कि इट हैपेंस ओनली इन हाई इनकम कंट्रीज. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल से. सेकंड, ये आर्टिकल क्या कहता है कि इंडिया में खास करके इस वजह से काफी सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो रहा है. डायबिटीज होगा, ओवरवेट होगा, बाकी ऐसे हाई 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 ब्लड प्रेशर होता है, ये सारे इसमें डिसीज एक्चुअली हो रहा है. हार्ट के रिगार्डिंग डिसीज होते हैं. ओके, फाइन. सो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज ये कहता है कि अराउंड 1.2 मिलियन डेथ्स होती है हर ईयर इंडिया में. 12 लाख डेथ ऑलमोस्ट, जो डाइटरी रिस्क की वजह से होता है, मतलब गलत खाना खाने की वजह से होता है. ऐसा हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड खाने की वजह से होता है. ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. और इस ओवरवेट का और ओबेसिटी की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस इंडिया का होता है ये अराउंड 23 बिलियन डॉलर्स का होता है. ये 2017 का एस्टिमेट है. और बाय 2060 इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट इंडिया की अराउंड 480 बिलियन होगी. ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफकोर्स व्हेन यू कंज्यूम सच फूड पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी कम होती है, डिसीजेस विल बी मोर. उस डिसीजेस का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करना पड़ता है. दोज पीपल हु हैव दिस डिसीजेस उनकी वो काम नहीं कर सकते, फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट का इशू हो जाता है. सो इसकी कॉस्ट जो है बाय 2060 इंडिया माइट हैव टू पे अराउंड 480 बिलियन डॉलर्स फॉर दिस in terms of opportunity lost as well as in terms of medical expenses that we are going to do. ओके, तो ये आर्टिकल हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स देता है. ओके, फाइन. और फिर आर्टिकल आगे जाकर के कहता है कि अगर हमें इस फूड का कंजम्पशन कम करवाना है, ओके, तो फिर देयर इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन दैट इज टैक्सिंग दिस पर्टिकुलर फूड. इस पर टैक्सेशन आप हाई रखो. ओके, एंड आर्टिकल ऑल्सो गिव्स द एग्जांपल ऑफ अदर कंट्रीज उसको जस्टिफाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे ऑलरेडी जो शुगर बेवरेजेस होते हैं जैसे पेप्सी है, कोक है, तो ये तो जनरली इस पे हाई टैक्सेस ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में. ओके, लेकिन ये हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड है, इस पे हाई टैक्सेस ज्यादा कंट्रीज में नहीं अभी तक इंपोज किया गया है. हाँ, ऐसी 16 कंट्रीज है वर्ल्ड की. ओके, जिसमें मेक्सिको है, हंगेरी है, फ्रांस है, डेनमार्क है, साउथ अफ्रीका है, जिसमें ऐसे फूड पे हाई टैक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं. उसमें एक एग्जाम्पल है आपके कोलंबिया का जंक फूड लॉ का. ओके, कोलंबिया का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. कोलंबिया, इसका एक अपना जंक फूड लॉ है. तो दोज पीपल हु आर ईटिंग जंक फूड उसके रिगार्डिंग दिस इज लॉ. व्हाट डज इट दिस लॉ से? बैन कर देता जंक फूड को या उन लोगों को अरेस्ट कर देता तो खाते नहीं. ठीक है, ये लॉ बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इस पे बढ़ाना चाहता है. जो अल्ट्रा जंक फूड होता है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है, इस पे टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इस रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर लॉ है. ओके, इसी तरीके से ओके केरला गवर्नमेंट में ऐसा लॉ इंपोज किया था इन 2017. okay, in 2017 Kerala government जो है it has also imposed such particular tax actually that time. okay,
और उस टैक्स को केरला गवर्नमेंट के फैक्ट टैक्स कहा जाता था। तो ऐसे एग्जांपल्स है पहले। आई स्टिल रिमेंबर 2017 में आई हैड अपीयर्ड फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू दैट टाइम, और ये न्यूज जो है आई हैड रेड दैट टाइम। ओके, लेकिन ऑफकोर्स बाद में आता है जीएसटी, तो जीएसटी के अंडर फिर ये फैट टैक्स सब्ज्यूम किया जाता है, ठीक है, तो फैट टैक्स रहा नहीं उसके बाद। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ हमें पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई ऑथर यहाँ कहते हैं कि वी शुड टैक्स सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट हमारे पास है, इसके अच्छे कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास है। ओके, और इसका फायदा आपको हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर भी इस पे कम होगा, प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन की बढ़ेगी। ओके, और ऑल्टरनेटिव हेल्दियर ऑल्टरनेटिव जो है लोग फिर ज्यादा खा सकते हैं इस वजह से। ओके, फाइन। और इसका और एक ये भी चीज होती है, ऑथर ये कहते हैं कि ये टैक्सेशन आप ऐसा मत समझना कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं टैक्सेशन, नहीं। वी आर डूइंग दिस टैक्सेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की हेल्थ बढ़ाने के लिए वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, और सेकंड थिंग इसका और एक है कि देखिए ये जो फूड होता है ना, ये काफी अट्रैक्टिव होता है खाने के लिए, टेस्ट अच्छी होती है उसकी, और इसकी मार्केटिंग इस तरीके से किया जाता है कि you will get attracted to that, especially youth, children and even elder people also, nothing like that, everybody likes eat to burger or pizza, या फिर कोई कैडबरी चॉकलेट आप खाते हो। ओके, और उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग भी इस तरीके से किया जाता है कि यू फील लाइक इट्स लेस हार्मफुल एंड मोर ऑफ अ प्लेजर। ओके, फाइन। तो इसलिए हमारा पॉपुलेशन को आप पूछ लेना, पॉपुलेशन हमारा कोई भी क्या कहेगा कि हम चॉकलेट की जगह बिस्किट खाते हैं, बिकॉज बिस्किट इज हेल्दियर ऑल्टरनेटिव, बट इट इज नॉट, इवन बिस्किट इज नॉट दैट हेल्दियर ऑल्टरनेटिव एट ऑल, बट हमें इसकी जानकारी नहीं होती, अनइन्फॉर्म पॉपुलेशन हमारा होता है, दैट्स व्हाई टैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी। ओके, तो ऑथर का प्रपोजल ये है इसमें कि जीएसटी में ही इसमें टैक्सेशन का रेट थोड़ा हमने अलग स्लैब्स क्रिएट करना चाहिए जीएसटी में, इस प्रोडक्ट को जो जीएसटी होता है। तो जीएसटी कैसे इंपोज होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द हेल्थ इंडेक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा प्रोसेस्ड है, अनहेल्दी है, उसमें फैट ज्यादा है, शुगर कंटेंट ज्यादा है, तो उस पर आपका ज्यादा जीएसटी होना चाहिए, लेट से 28%। अगर कोई प्रोडक्ट जो है इसमें कम फैट है, कम सॉल्ट है, तो उसमें आप कम टैक्स रखो, लेट से 12%। लेकिन इंडिया में आज ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया में एक्चुअली ये हाई फैट शुगर फूड जनरली है, ये फैट आपके 12% से टैक्सेशन होता है। ओके, इरिस्पेक्टिव कि उनका किस तरीके से हेल्थ पे इंपैक्ट है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल आर्टिकल ओवर हियर। सो विद दिस आर्टिकल विल एंड आवर टुडेस क्लास। हमने कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल इश्यूज आज के क्लास में डिस्कस किए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।